हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास +1 यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 23 में हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि फर्स्ट प्रॉब्लम है कि ये पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन such that its velocity varies according to v is equal to beta x raised to power minus 2n, where beta and n are the constants and x is the position of the particle. The acceleration of the particle find out करनी है हमने, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या समझना पड़ेगा, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि अगर वेलोसिटी की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन x दी हुई हो तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो फिर dv बाई dt की जगह पे आप v इंटू डी वी बाई डी एक्स यूज करोगे ना, जैसा कि आप स्क्रीन पे इक्वेशन नंबर 2 को देख रहे हो। तो ये रिजल्ट्स आपके माइंड में आने चाहिए और वो तभी आएंगे जब आपने हर लेक्चर को अच्छी तरह से समझा है, सुना है और उसके बाद उसको याद रखा है ना। तो रिवीजन विल पे। तो अल्टीमेटली चाहे टारगेट आपका अच्छा स्कोर करने का है, चाहे टारगेट आपका अच्छा रैंक लेने का है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मेडिकल है चाहे आईआईटी है, तो जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो है आपको ये बेसिक फार्मूलाज को याद रखना, ठीक है ना। तो अगर आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ये समझ आ रही है कि ये वेलोसिटी दी हुई है और इन टर्म्स ऑफ पोजीशन दी है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें कौन सा रिलेशन निकालना है, तो इट मीन्स आपका थ्योरी पर होल्ड अच्छा है ना, तो तभी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या बनेगी कि अब dv बाई डी एक्स का मतलब है आपको जो डिफरेंशिएशन है वो भी आनी चाहिए ना। तो अगर आपको फार्मूला आता है बट डिफरेंशिएशन में गलती करते हो तब भी ये न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा ना। तो इस कारण डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने अपने मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर में आपको डिटेल में समझाए हैं ना, तो उनको भी अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। अब जब हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई डी एक्स मतलब x से, तो आंसर क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 3 बन गई ना। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 b और dv बाई डी एक्स दोनों को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो वेलोसिटी से ऑपोजिट है ना। अब यहाँ पे देखिए आप, तो इस तरह का न्यूमेरिकल हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है कि आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, पार्टिकल की एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन लिखा हुआ है ना, रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन और जब स्पीड कम हो रही हो। पर आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, t इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्र, और यहाँ पर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी ये कॉन्स्टेंट्स है ना। तो अब सबसे पहले एक्सेलरेशन तक पहुंचने से पहले वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे निकालोगे आप, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों साइड्स को, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएट टाइम के साथ करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा ना। ये अगेन डिफरेंशिएशन आती होगी तो बात समझ होगी ना आपको। तो अब यहाँ से dx बाई डी टी कॉमन आ गया और dx बाई डी टी की वैल्यू ये बन गई ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, पर dx बाई डी टी तो वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी आ गई। अब आगे बढ़ना पड़ेगा, एक बार और टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना आपको इस इक्वेशन को। तो जब आप इसको दोबारा टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो ये रिजल्ट आ गया ना। अब इस रिजल्ट में dx बाई डी टी आ गया, तो dx बाई डी टी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यहाँ पे, तो ये फाइनल रिजल्ट बनेगा ना। तो कहने की बात क्या है कि अगर आपको ये मालूम है कि टाइम, ये इक्वेशन दी हुई है टाइम एंड एक्स में और आपने एक्सेलरेशन निकालनी है, तो आपको ये तो समझ है थ्योरी से कि आपको इस इक्वेशन को 2 बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पर आप डिफरेंशिएट प्रॉपरली कर पाते हो कि नहीं, तो वो फाइनल रिजल्ट को डिसाइड करेगा ना। तो हर बात की इम्पोर्टेंस है, तो ये समझनी पड़ेगी। और जिस दिन आपने ये समझ ली तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आप कि आपको
क्या दिया हुआ है उसने, पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन एफ। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे जो स्मॉल एफ है ना वो सिंबल फॉर एक्सेलरेशन है। तो अब आप ये ढूंढते मत रहना कि स्मॉल ए नहीं लिखा हुआ है, तो उसने स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया कि एक्सेलरेशन एफ है, ठीक है। और हमने वेलोसिटी निकालनी है, पर कब निकालनी है स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए कि उसने बोला है कि जब टाइम जीरो है ना उस वक्त तो वेलोसिटी जीरो है, पर जब एफ जीरो है मींस एक्सेलरेशन जीरो है तो हमने उस वक्त की वेलोसिटी निकालनी है। तो अब उसने हमें डायरेक्टली टाइम नहीं दिया हुआ, ये कंडीशन दे दी कि जब एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन दी हुई है ना आपको, वहां से आप एक्सेलरेशन को जीरो सब्स्टिट्यूट करके टाइम निकाल सकते हो स्मॉल टी। तो इसका मतलब हमने यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 बता रही है आपको कि जो एक्सेलरेशन दी हुई है वहाँ से आपने वेलोसिटी निकालनी है, पर स्टेटमेंट में उसने क्या बोला था कि उस वक्त की वेलोसिटी निकालनी है जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो हमने एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन में एक्सेलरेशन को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करके वहाँ से टाइम निकाल लिया ना, तो अब हमें मालूम पड़ गया कि हमने किस टाइम की वेलोसिटी निकालनी है, जब टाइम कैपिटल टी के इक्वल होगा ना। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपको ये इक्वेशन दी है एक्सेलरेशन की, अब एक्सेलरेशन है डी वी बाई डी टी, तो वो हमने लेफ्ट साइड पे सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, तो वहाँ से डी वी आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, डी टी राइट की तरफ ले गए। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया ना हमने, तो ये आ गया ना, अब ब्रैकेट्स ओपन कर दी। अब यहाँ पे दोनों को क्या करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेट विद इन प्रॉपर लिमिट्स। अब लिमिट्स क्योंकि एफ नॉट भी कांस्टेंट दिया है, टी भी कांस्टेंट है, तो वो हमने इंटीग्रेशन साइन से बाहर पहले ही निकाल लिया ना। अब लिमिट्स कैसे लिखोगे आप, तो आपको बताया हुआ है उसने कि जब टाइम ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो है ना, तो जब टाइम ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो है। तो आपको यहाँ से मालूम पड़ेगा ना, ये डी टी है, ये डी टी है, इट मीन्स ये इंटीग्रेशन टाइम के लिए हो रही है और ये वेलोसिटी के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली लिमिट्स आएंगी। और फाइनल टाइम क्या है आपको, जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो वो हमने निकाला हुआ है कि स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, और उस वक्त की वेलोसिटी निकालनी। और उसके आगे वाली स्टोरी क्या होगी, अगर आपको इंटीग्रेशन करनी आती है प्रॉपर वे में तो सॉल्व कर सकते हो आप, अदरवाइज प्रॉब्लम फेस करोगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जैसा कि आपने सुना हुआ है रेस्ट एंड मोशन, और हमने लेक्चर के शुरू में है ना, जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ काइनेमेटिक्स का, तो उसमें आपको बताया था कि ऑल इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट, ठीक है। तो रेस्ट को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसको हम एक्चुअली, एक होती है परमानेंट रेस्ट, तो जब हम रेस्ट अकेला वर्ड रेस्ट यूज करते हैं तो उसका मीनिंग परमानेंट रेस्ट ही है, पर उसके साथ एक और रेस्ट भी है जिसको हम इंस्टेंटेनियस रेस्ट के साथ जोड़ते हैं ना। तो परमानेंट रेस्ट जो है और जो इंस्टेंटेनियस रेस्ट है वो दो अलग अलग रेस्ट है। अब उनको कैसे समझना है वो हम डिस्कस करते हैं। और इसी तरह से जो मोशन है ना वो भी दो तरह का है, एक यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये क्या होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है ना वो भी दो तरह का है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन, ये इनको कंफ्यूज नहीं करना, यूनिफॉर्म मोशन अलग है और जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एक टाइप है, और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ही दूसरी टाइप है ना। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं ना। पर सबसे पहले आप नोट करिए कि परमानेंट रेस्ट की क्या कंडीशन है, कि अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी जीरो है और वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन भी जीरो है, अब आपको कैसे मालूम होगा कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो है, मींस अगर उस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स लग रही है वो जीरो है। तो जैसे कि आपके सामने मान लीजिए टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है ना, ठीक है, या आपके सामने सड़क पे कार खड़ी हुई है, मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है, तो वो
परमानेंट रेस्ट है, मीन्स उस वक्त उनकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों जीरो है। पर जैसे ही हम इंस्टेंटेनियस रेस्ट की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेस्ट है एट एनी टाइम ऑफ इंस्टेंट, है ना, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो पार्टिकल है वो उस मूवमेंट के लिए रुकेगा, बट उसके बाद फिर वो मोशन में आ जाएगा। तो मतलब इंस्टेंटेनियस रेस्ट में क्या होता है कि उस वक्त उस मूवमेंट की वेलोसिटी जीरो होगी बट एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगी। तो इसकी एग्जांपल्स क्या ले सकते हो आप, कि जैसे आप देख रहे हो कि जब आप किसी भी बॉल को या ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड समझते हो ना, बिल्कुल ऊपर की तरफ थ्रो करोगे, तो जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट ऊपर बढ़ेगा ना वो स्लो होता जाएगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो रुक के साथ ही नीचे आ जाएगा, तो जिसको आप मैक्सिमम हाइट पॉइंट बोलते हो ना। तो उस पॉइंट पे उस मोमेंट के लिए जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, पर एक्सेलरेशन स्मॉल जी के इक्वल होने के कारण नॉन जीरो है, तो उसके कारण वो अगेन मोशन में आ गया और नीचे आ गया ना। तो जो इंस्टेंटेनियस रेस्ट है ना उसमें बॉडी फॉर ए मोमेंट एक इंस्टेंट के लिए रुकती है बट उसके आगे फिर मोशन में आ जाती है ना, तो उसको इंस्टेंटेनियस रेस्ट बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर आपके सामने मान लीजिए एक पेंडुलम है, पेंडुलम देखा होगा आपने ना, तो जब पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमने ना ए बी ओ 3 पॉइंट्स सेकंड एग्जांपल में लिए हैं। तो अगर कोई पार्टिकल ओ से चलता हुआ बी पे जाके रुकेगा और फिर वापस ओ पर आएगा और ओ से आके फिर ए की तरफ जाएगा, फिर ए से ओ की तरफ, फिर बी की तरफ, फिर ओ की तरफ, तो उसको बोलते हैं ना ऑसिलेट कर रहा है ना। भी अगर पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है ना, ऑसिलेट कर रहा है। अब इस केस में बी और ए क्या है, उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस, मींस पार्टिकल जब मीन से बी की तरफ जा रहा है ना तो वो बी पे जाके रुक के फिर पीछे की तरफ आएगा। मतलब बी पे वो परमानेंटली रुकेगा नहीं, वो बस फॉर ए मोमेंट रुकेगा, साथ ही फिर आगे ओ की तरफ बढ़ेगा ना। तो वो बी और ए, तो ये उन पार्टिकल की क्या है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट वाली पोजीशंस है ना। तो इंस्टेंटेनियस रेस्ट और परमानेंट रेस्ट में क्या फर्क पड़ा, मालूम पड़ा आपको, कि जो पार्टिकल है अगर उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही जीरो हैं तो वो परमानेंटली रेस्ट पे है, पर अगर वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट में है ना। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ऐसे हो सकता है कि बॉडी की वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन नॉन जीरो, तो यस, आप देख रहे हो पॉसिबल है, उसको इंस्टेंटेनियस रेस्ट कहते हो। और उसकी एग्जांपल कौन सी है, कि जब पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। और या फिर कह सकते हो कि जब आप किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है ना और एक्सेलरेशन दो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। तो एक्सेलरेशन का संबंध जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से है, वेलोसिटी से नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, क्योंकि हम लोग 9th-10th में जो हमें कंसेप्ट बताए जाते हैं ना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो वो गलत है। एक्सेलरेशन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी के चेंज होने पर एक्सेलरेशन है, ना कि वेलोसिटी के कारण। तो ये फर्क समझना पड़ेगा आपको। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि यूनिफॉर्म मोशन की जो रूटीन में बुक्स में डेफिनेशन लिखी होती है वो क्या है, कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन है। बट इसको आप दूसरे तरीके से भी समझना है प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कि कोई भी जो मोशन है अगर उस मोशन के दौरान जो पार्टिकल मूव कर रहा है उस पार्टिकल की ना तो स्पीड बदल रही है, ना स्पीड कम हो रही है ना ज्यादा, और ना ही उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रही है टाइम के साथ, ठीक है ना। तो अगर आपके सामने एक पार्टिकल है वो मोशन में है और उस पार्टिकल की ना तो स्पीड कम या ज्यादा हो रही है ना ही उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रही है, तो इट मीन्स उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और उस पार्टिकल के मोशन को क्या बोलते हैं हम,
यूनिफॉर्म मोशन। गॉट इट? अब जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन पोजेस करेगा, अगर आपसे बोला जाए ना कि ये पार्टिकल इज पोजेसिंग यूनिफॉर्म मोशन, तो उसका मतलब है कि वो हमेशा स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा। तो जो यूनिफॉर्म मोशन है ना, वो हमेशा स्ट्रेट पाथ के ऊपर होगा, ठीक है ना। पर इसका उलट कि अगर मान लीजिए कि हमें बोला गया है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ, तो उसका मोशन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है ना, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो इट मीन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि हमेशा स्ट्रेट पाथ मोशन है। पर अगर कोई स्ट्रेट पाथ मोशन है, वो यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट को पूरी तरह से समझना पड़ेगा ना, तो जल्दबाजी नहीं करनी आपने। अब यहाँ पे देखिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, मींस कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन पोजेस कर रहा है तो एट एनी टाइम उसकी पोजीशन कैसे लोकेट करनी है। तो इसके लिए हमने क्या मान लिया कि मान लीजिए कि हम जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है अलोंग स्ट्रेट पाथ से एक्स एक्सिस, है ना, ये बात हमने एज्यूम कर ली। अब मान लीजिए कि एट इनिशियल टाइम टी नॉट उसकी पोजीशन है पी नॉट, तो जो इनिशियल टाइम है वो टी नॉट मान लिया, तो उस वक्त उसकी पोजीशन पी नॉट है वो एक्स नॉट, और फाइनल टाइम टी में उसकी पोजीशन पी पे एक्स है ना, उसकी पोजीशन वो पी पॉइंट पे है। तो अब क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब dx बाई डी टी वेलोसिटी है ना, dx बाई डी टी, तो dx हो गया v dt। अब इस फार्मूला में v कांस्टेंट है, ये याद रखना है ना। तो जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे dx इज इक्वल टू v dt को, तो आप लिमिट्स लोगे, राइट हैंड साइड पे आप टाइम की लिमिट्स लोगे, पता है ना आपको, और लेफ्ट साइड पे आप पोजीशन की लिमिट्स लोगे। अब टाइम की लिमिट क्या है कि इनिशियल टाइम है टी नॉट, फाइनल टाइम है टी, इसी तरह इनिशियल पोजीशन है एक्स नॉट, फाइनल है एक्स। अब यहाँ पर आपने क्या किया कि v को इंटीग्रेशन साइन से बाहर क्यों निकाला, क्योंकि v कांस्टेंट दिया हुआ है, तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी ना। अब इसका मतलब यहाँ पर हमने dx को इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे dt को। अब ये x बन गया और ये, अब अगेन लिमिट्स सब्स्टिट्यूट की, तो यहाँ से ये रिजल्ट आ गया ना। अब इस रिजल्ट में हमने क्या माना है कि जो इनिशियल पोजीशन x नॉट है ना, उस वक्त टाइम t नॉट था, पर अगर हम इनिशियल टाइम को 0 मान लें तो अपने लिए काम आसान कर लें, तो उस वक्त x क्या हो गया, x नॉट प्लस वी टी। तो अब इस केस में आपने क्या समझना है कि अगर आपको ये बोला जाए कि एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म मोशन पोजेस कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है v, तो अगर उसकी इनिशियल पोजीशन x नॉट है तो आफ्टर टाइम t उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, तो आप निकाल सकते हो कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी। पर ये रिजल्ट पोजीशन निकालने के लिए कब हेल्प करेगा आपकी, जब यूनिफॉर्म मोशन हो, हमेशा नहीं। यही तो बात है ना कि जब हमने फिजिक्स पढ़नी है तो कौन सा रिजल्ट किस कंडीशन में हमें बताया गया है वो भी साथ में याद रखोगे तो अच्छी तरह से आप अप्लाई कर सकते हो ना, तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो अब यहां देखिए आप, वही बात जो हमने पीछे रिपीट की है कि अगर हम यहां मान लें कि एक पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मोशन पोजेस कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे v कांस्टेंट दी हुई है ना हमें, और जो स्ट्रेट पाथ वो फॉलो कर रहा है उसको हमने x एक्सिस मान लिया। तो इनिशियल टाइम t1 पर उसकी पोजीशन x1 है, फाइनल टाइम t2 पर उसकी पोजीशन x2 है, तो इसका मतलब p1 से p2 जाने में उसको कितना टाइम टेकन है, तो t2 माइनस t1 है ना। तो अब फाइनल पोजीशन क्या होगी, इनिशियल पोजीशन प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, है ना। तो वो रिजल्ट जो हमने पीछे डिस्कस किया, तो यहाँ पे जस्ट सिंबल्स चेंज कर लिए हमने। अब इस इक्वेशन से आप v ये निकला है ना, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। पर आपको तो मालूम है कि x2 माइनस x1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और t2 माइनस t1 तो टाइम टेकन है। अब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन तो एवरेज वेलोसिटी होती है, तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर इक्वेट करें तो v इज इक्वल टू v एवरेज, मीन्स
यहाँ पे क्या याद क्या रखना पड़ना है कि जैसा कि हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये दूसरा नाम वेलोसिटी है ना, ये बताया था ना आपको, और ये दोनों अलग अलग है बाय डेफिनेशन। पर अब जब हमने ये टॉपिक जो अभी अभी कंप्लीट किया है उसको पूरा किया तो हमको बात क्या समझ आनी चाहिए कि जो जब हम यूनिफॉर्म मोशन में डील कर रहे हैं ना, जब आपको मालूम है कि जिस मोशन के बारे में मैं स्टडी कर रहा हूँ या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ वो तो यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया ना। तो ये रिजल्ट भूलना नहीं है। इसका मतलब वैसे तो वेलोसिटी dx by dt होती है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होती है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। पर क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में ये हमने बात प्रूव कर दी है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी बोथ आर इक्वल, तो इसका मतलब है कि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी को भी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जब जरूरत है तो यूज कर सकते हो ना। तो ये बातें आपने भूलनी नहीं है। तो अब इस तरह से हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिफरेंट जो रिजल्ट्स हमारे सामने हैं उनको कंपाइल करके हमने एक जगह पे लिख दिया अंडर हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कि यूनिफॉर्म मोशन में एक बात तो क्लियर है कि पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, दूसरा उसकी ना तो स्पीड बदलेगी ना ही डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलेगी, है ना। इसका मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कांस्टेंट है। पर उससे आगे आप देख रहे हो कि यूनिफॉर्म मोशन में क्योंकि स्ट्रेट पाथ हो रहा है इन द सेम डायरेक्शन, तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ना पार्टिकल, उसका मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस कवर्ड वो हमेशा सेम रहेंगे। अदरवाइज इन जनरल हमने देखा था कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल है ना, उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा या बराबर हो सकती है, कम कभी नहीं ना होगी। पर यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस कवर्ड हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। और ये पॉइंट आपको क्या बता रहा है कि जो एवरेज स्पीड है ना, अगेन वही बात है ना कि हमने वहां पढ़ा था कि इन जनरल जब बात करते हैं तो एवरेज स्पीड की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। पर यहाँ पर ये रिजल्ट आपने नहीं भूलना कि एवरेज स्पीड की वैल्यू हमेशा यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड की वैल्यू हमेशा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा इन द सेम टाइम इंटरवल। अब अगेन ये बातें आपने नोट करके रखनी है ना, याद करके रखनी है कैरेक्टरिस्टिक्स कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो वेलोसिटी है और एवरेज वेलोसिटी है वो बराबर है। एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी ही नहीं चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो है ना। यहाँ से भी समझिए आप a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए v कांस्टेंट है, जब आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हो ना तो आंसर जीरो आता है ना। तो ये बात ऐसे। अच्छा, अब जिस तरह आपको बताया ना कि वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन के लिए इक्वल है, उसी तरह से आपने याद रखना है कि एवरेज स्पीड और स्पीड ये भी इक्वल है। अदरवाइज स्पीड अलग, एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते थे इन जनरल, डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, और स्पीड क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी था ना। और ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं नहीं भी, बट यूनिफॉर्म मोशन में ये दोनों बराबर ही होंगे। ये रिजल्ट आपने याद रखना है। अच्छा, और फिर हमने जैसा कि ऊपर डेरिवेशन में किया कि अगर हम ये मान लें कि इनिशियली जब टाइम जीरो है तो उस वक्त पार्टिकल की पोजीशन x नॉट है ना, ठीक है। तो मतलब हमने अगर इनिशियल टाइम को जीरो मान लिया तो फाइनल पोजीशन कैसे लिख सकते हैं, x नॉट प्लस वी टी, है ना। ये हमने डेरिवेशन की थी, तो हम इनिशियल टाइम जीरो मान के चल रहे हैं ना उसको। अब क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, अब वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी। तो इसका मतलब जो वीटी ग्राफ है ना यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी ने चेंज ही नहीं करना।
पर वो जो इंटरसेप्ट है ना वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है ना, क्योंकि ये शो कर रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है बट पॉजिटिव है, ये शो कर रहा है वेलोसिटी नेगेटिव है कांस्टेंट है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी ना। अच्छा, अब हमने ये x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी, ये रिजल्ट याद किया है ना हमने। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर हमें बोला जाए कि आप एक्स टी ग्राफ ड्रॉ कीजिए फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब आप देख रहे हो कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्स और टी का क्या रिलेशन है, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी में ना एक्स नॉट भी इनिशियल पोजीशन फिक्स्ड है और v वेलोसिटी भी कांस्टेंट है ना। तो इसका मतलब x और t के बीच में जो ग्राफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक t है, और ये जो दो वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, तो ये दोनों में x t के पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है ना। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना, जैसा कि आप 9th और 10th में पढ़ते होगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद है। तो y और x के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो उसमें c क्या था, इंटरसेप्ट, और m क्या था, स्लोप। तो उसी तरह से इसमें अगर आप कंपेयर करो तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी में x नॉट क्या है, इंटरसेप्ट, और v क्या है, स्लोप है। अब ये जो आपके सामने ग्राफ है ना, कि अगर मान लीजिए इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है और स्लोप भी पॉजिटिव है, मींस स्लोप यहाँ पे वेलोसिटी है ना, तो लाइन किस तरह से होगी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में x और t के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, पहली बात। दूसरी बात कि स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी ना। तो अब अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये जो ग्राफ आपने स्ट्रेट लाइन शो किया विद पॉजिटिव स्लोप शो किया है ना, तो आपको समझ हो। और ये बात भी हमने मैथमेटिकल टूल्स में डिस्कस की हुई है। और x नॉट क्या है, इंटरसेप्ट है, इनिशियल पोजीशन के बारे में बता रहा है, वो भी पॉजिटिव है। अब अगर इस ग्राफ को देखिए तो इस ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव है पर इंटरसेप्ट एक्स नॉट नेगेटिव है ना। अब अगर आप इस ग्राफ को देखिए तो इसमें स्लोप पॉजिटिव है, मींस वेलोसिटी पॉजिटिव है, पर एक्स नॉट जीरो है ना, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है मोशन। अब इसमें देखिए कि स्लोप नेगेटिव है पर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है ना। यहां पर स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, और यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट जीरो है ना। तो इस तरह से अलग अलग एक्स टी ग्राफ की शेप हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस प्रॉब्लम में आप क्या देख रहे हो कि आपको क्या गिवन है, ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 3 किलोमीटर अवे विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। मान लीजिए कि आप घर से मार्केट जाते हो और मार्केट घर से 3 किलोमीटर दूर है और वो स्ट्रेट लाइन पे है ना, स्ट्रेट रोड पे है, एक ही सीधी सड़क पे है आपका घर भी और मार्केट भी। तो जाते वक्त आपकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट, और फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड द ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक विद द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर। और जैसे आप मार्केट पहुंचे, आपने क्या देखा, मार्केट तो बंद है, आप उसी वक्त साथ ही पीछे मुड़ गए, बट आपकी अब वापसी में स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है। अब आपने निकालना क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द टाइम इंटरवल 0 to 30 मिनट, 0 to 50 मिनट एंड 0 to 40 मिनट। अब यहाँ पे बात क्या समझने वाली है कि H होम है, M मार्केट है ना। H से M की तरफ जाते वक्त स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब H से M तक का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन होने के कारण स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी ये एक ही बात होगी ना, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड, स्पीड के इक्वल है। तो अब यहाँ पर आप सीधी बात कर सकते हो कि क्योंकि वैसे तो एवरेज स्पीड होती है ना डिस्टेंस ओवर टाइम, अब यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन होने के कारण जो यूनिफॉर्म मोशन H से M तक है और M से H तक अगेन यूनिफॉर्म मोशन है, बट पूरा मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जाते वक्त स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है बट आते वक्त 9 है और डायरेक्शन भी ऑपोजिट है। तो ये बात हमने इस मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ना, H से M
एक और m से h दूसरा पार्ट। ये बड़ा बात क्लियर करनी है ना आपने। अब h से m तक जाते वक्त क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम टेकन क्या होगा? वैसे तो टाइम टेकन एवरेज स्पीड होती है ना, डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन, बट अब यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन, तो टाइम टेकन डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो इसका मतलब h से m तक जाते वक्त 30 मिनट्स लगेंगे, और वापसी में क्योंकि स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर होगी तो वापसी का टाइम 20 मिनट्स है। डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन है ना, डिस्टेंस ओवर स्पीड। गॉट इट? अब ध्यान दीजिए कि पहले पार्ट में कितने टाइम के लिए हमने एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालनी है? 0 से 30 मिनट। तो इसका मतलब पता क्या हुआ? वो जस्ट पहले पार्ट में हमने होम से मार्केट तक की एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकाली। तो अब होम से मार्केट तक की, क्योंकि स्ट्रेट पाथ मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे ना मैग्नीट्यूड में। तो डिस्टेंस हो गया 3 किलोमीटर पहले 30 मिनट में, टाइम टेकन तो 30 मिनट ही लोगे, हाफ आवर, और डिस्प्लेसमेंट भी 3 किलोमीटर है बट साथ में डायरेक्शन लिख दी h/m। तो अब एंगुलर वेलोसिटी क्या निकालोगे आप? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, और एवरेज स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन से ना ये निकल आएंगी। अब दूसरे पार्ट में है 0 से 50 मिनट। अब देखिए कि पहले 30 मिनट में वो घर से मार्केट पहुंचा और आगे के 20 मिनट में वो वापस घर आ गया ना। तो इसका मतलब पहले 50 मिनट में वो वापस घर आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 से 50 मिनट में 0 होगी, पर डिस्टेंस क्या हुआ? 0 नहीं हुआ। वो होम से मार्केट 3 किलोमीटर, मार्केट से दोबारा होम 3 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर, और टाइम टेकन है 50 मिनट्स, उसको आवर बना लिया ना। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 होगी, बट एवरेज स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। अब थर्ड पार्ट में उसने क्या बोला है? 0 to 40 मिनट। अब ये बात समझनी है, क्योंकि जब वो होम से मार्केट पहुंच रहा है तो उसको टाइम लगा 30 मिनट, ठीक है ना। उसके बाद जब वो आगे के 20 मिनट है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब मार्केट से होम तक 20 मिनट में उसने 3 किलोमीटर कवर किया, तो 10 मिनट में कितना कवर करेगा? 3/2 किलोमीटर, 3/2 है ना, 1.5 किलोमीटर। तो इसका मतलब वो पहले 40 मिनट में कहाँ पहुंचेगा? होम से मार्केट तक 30 मिनट और मार्केट से सेंटर तक 10 मिनट, तो यहाँ ओ तक पहुंचेगा ना 40 मिनट में। तो 40 मिनट में उसका डिस्टेंस कितना हो गया? होम से मार्केट 3 किलोमीटर प्लस मार्केट से सेंटर 3/2 किलोमीटर मीन्स 4.5 किलोमीटर। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ये एच इनिशियल है और ओ फाइनल बन गई ना 40 मिनट के लिए, तो वो सिर्फ हाफ किलोमीटर बनेगी, सॉरी 1.5 किलोमीटर बनेगी, है ना। ये बातें आपने तो इस तरह सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए आप, अब ये प्रॉब्लम दी हुई है कि ऑन ए 80 किलोमीटर स्ट्रेट ट्रैक a train travels 40 kilometer with a uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel the next 40 kilometer so as to have average speed of 40 kilometer per hour for the entire trip? तो हमने ये स्ट्रेट पाथ मोशन है ना, तो हमने ए और बी इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब ए और बी अगर 80 किलोमीटर है एक्स की वैल्यू, तो सी मिड पॉइंट बना लिया, तो ए से सी फर्स्ट हाफ 40 किलोमीटर का हो गया। तो ए से सी ट्रेवल करने के लिए कितनी स्पीड है ट्रेन की? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ए से सी तक का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, और सी से बी तक अगेन उसने कांस्टेंट स्पीड रख ली ना, वो निकालनी है हमने। पर ए से बी टोटल ट्रिप यूनिफॉर्म मोशन नहीं है पूरा, पर ए से सी तक यूनिफॉर्म है, सी से बी तक यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब ए से सी तक क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म है, तो आप टाइम टेकन कैसे निकाल सकते हो? डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी।
और सी और बी के बीच में भी आप टाइम टेकन कैसे निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी। अब आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है ना, तो वहां से आपको ए से सी तक का टाइम निकल आया और सी से बी तक का टाइम भी निकल आया ना, पर उसकी वैल्यू वी सी भी निकालनी है ना हमने। अब ए और बी के बीच में उसने एवरेज वेलोसिटी दी हुई है, याद है ना आपको, ऊपर 40 किलोमीटर पूरे ट्रिप की। अब ए से बी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एक्स 80 किलोमीटर, और टाइम टेकन क्या होगा, ए से सी वाला टाइम प्लस सी से बी वाला टाइम, है ना। तो अब अगर ए से बी वाला टाइम टी ए बी है तो वो कैसे निकलेगा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर है, और ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट एक्स है 80 किलोमीटर। तो अब ए से बी के बीच में टोटल टाइम टी ए बी कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट टोटल ओवर टोटल एवरेज वेलोसिटी है ना, ये वाला 2r आ गया। तो अब ये जो दोनों टाइम्स है इनका सम ये 2r है ना, तो वहां से आप टी सी बी की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर टी सी बी की वैल्यू निकल आई तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आप वी सी बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ये बात समझनी पड़ेगी, याद नहीं कर सकते आप न्यूमेरिकल्स। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये हमने क्या ड्रॉ किया हुआ है, एक एक्स टी ग्राफ, और किस मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। कैसे मालूम पड़ा, ऐसे मैंने पीछे बताया कि यूनिफॉर्म मोशन में जो एक्स टी ग्राफ होगा ना वो हमेशा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी। तो वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन की जो इंटरसेप्ट है वो इनिशियल पोजीशन बताएगी, और जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताएगी ना। तो अब ये जो ग्राफ है एक्स टी ग्राफ, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो जो ब्लू कलर की लाइन है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब एक्स नॉट इनिशियल पोजीशन आ गई 0 टाइम पे, तो हमने इस ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए, एक t1 टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग p1 पॉइंट, और दूसरा t2 टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग p2 पॉइंट। और p1 पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन x1 नोट कर ली, और p2 पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन x2 नोट कर ली ना। और यहाँ से हमने क्या किया कि p1 पॉइंट से ना हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो आपके सामने p1 p2 q ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ना, इसके एंगल हमने थीटा ले लिया ना। तो ये इनिशियल स्टेप्स हैं। अब एक्चुअली हमने इसकी स्लोप निकालनी है ना, तो अब इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, tan थीटा। पर tan थीटा की वैल्यू तो x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1 आ रही है, पर है ना, ये कैसे आई, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, वहां से आई ना ये। तो एक्स टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन किस शेप में होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो उसकी स्लोप निकालने के लिए हमने क्या किया, उस के ऊपर 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1 तो एवरेज वेलोसिटी होती है, बट इन यूनिफॉर्म मोशन ये हम बात प्रूव कर चुके हैं कि एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब जो यूनिफॉर्म मोशन है ना उसके एक्स टी ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताती है, यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी के बारे में भी बताएगी या वेलोसिटी के बारे में भी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं है, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होती है ना। तो दैट्स अब मान लीजिए कि हमें गिवन है एरिया अंडर वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, एरिया अंडर वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब अगेन दोबारा देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, पर किस मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और यहाँ पे हमने वेलोसिटी पॉजिटिव मानी है ना, तो उसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है ना। अब एरिया निकालना है गिवन टाइम इंटरवल में t1 से लेके t2 तक, तो उसके क्या करोगे आप, उस ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए ना, p1 एंड p2 कॉरेस्पॉन्डिंग टू टाइम्स t1 एंड t2, ठीक है ना। तो नजर आ रहे हैं ना आपको। तो अब ये जो शेडेड पोर्शन नजर आ रहा है इसकी शेप क्या नजर आ रही है आपको, रेक्टेंगल p1 p2 cd। तो ये एरिया किसके बराबर होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, p1 p2 इंटू
P2C, और यहाँ ध्यान से देखिए P1 P2 की वैल्यू या CD की वैल्यू एक ही है ना, और P2C की वैल्यू या P1D की वैल्यू भी एक ही है ना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यूज निकाल ली ना हमने, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। अब v क्या है, वेलोसिटी, बट यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, बराबर ही होती है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। तो इसका मतलब हम यहाँ पर v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ t2 माइनस t1 कैंसल आउट हो गया ना, तो x2 माइनस x1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये रिजल्ट क्या दे रहा है हमें, कि अगर आज के बाद अगर आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है और आपको बोला जाए कि इस ग्राफ में से हमें डिस्प्लेसमेंट निकालिए, इस गिवन टाइम इंटरवल भी साथ में दिया हुआ है ना, इस टाइम इंटरवल के दौरान कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई, तो आपने क्या करना है कि उस टाइम इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ के अंडर एरिया है ना, उसको कैलकुलेट करना है। गॉट इट? अच्छा, अब ये लास्ट पॉइंट जो है कि ये जो एरिया होता है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, तो उसको हम न्यूमेरिकल्स के साथ क्लियर करेंगे इस बात को। तो अगर तो आप एरिया अंडर वीटी ग्राफ को विद साइन प्लस माइनस साइन कंसिडर करके बताते हो, तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा, बट अगर आप उसको बिना नेगेटिव साइन के बताते हो तो वो हमें डिस्टेंस कवर्ड के बारे में बताएगा। अब इस बात को हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए, है ना, अभी डिटेल में नहीं जाते, बट इस बात को हम नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बात आपने अभी यहीं पे इतनी समझनी है। तो थैंक यू वेरी मच।